बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नियाज़ यूसुफ से हाज़िर हूँ एडुफिल के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा और गुस्से को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे हाउ इज़ द एंगर परसीव्ड, नेचुरल और अननेचुरल, कि गुस्से को किस तरह लोग इसका एहसास करते हैं कि ये क्या है, मतलब नेचुरल है या ये अननेचुरल है। तो इसके बारे में अगर हम किसी से भी पूछ लें कि क्या आपको जब गुस्सा आता है तो क्या आप प्लेजेंट महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, या आपको थकावट होती है, या आपको परेशानी होती है, या इसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है, या आपके आराम में कोई हलल आ जाता है, तो डेफिनेटली सारे लोग यही जवाब देंगे कि ये एक अनप्लीजेंट टेस्ट वाली चीज़ है जिससे हम बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करते। हमारी नींद में, हमारे आराम में ये हलल आ जाता है, हम अनप्लीजेंट महसूस करते हैं। तो ये नेचुरल है या नहीं है, इसकी वजाहत के लिए थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। हम अमूमन उस चीज़ को नेचुरल समझते हैं जो हमारी बॉडी में ख़ुद ब खुद या नेचुरली आ जाती है। तो अगर मतलब सरफेसली अगर सोचा जाए तो गुस्से का भी यही हाल है कि ये हम नहीं समझते कि हम इसको लाते हैं, बल्कि ये ख़ुद ब खुद हम में आ जाती है। लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें होती है हमारे अंदरूनी, कुछ चीज़ें होती है बैरूनी। वो बैरूनी चीज़ें जो होती है वो हमारे अंदरूनी गुस्से का सबब बनती है और उन बैरूनी चीज़ों को ट्रिगर कहते हैं। तो अगर इस स्लाइड में आप देख लें तो एंगर जो है ना वो अंदरूनी चीज़ है, लेकिन इसका ट्रिगर या इसकी वजूहात जो है ना वो बैरूनी है, वो बाहर की तरफ से आती हैं। और ये एक कंसिक्वेंसेस के तौर पे ये गुस्सा जो है ना आ जाता है, मतलब किसी चीज़ का रिज़ल्ट होता है, नतीजा होता है, और इसकी मैनेजमेंट जो है हमारे हाथों में होता है। अगर हम प्रैक्टिस करें, अगर हम ट्राई करें तो ये नामुमकिन नहीं है, ये हो सकता है। गुस्से के पीछे एक खौफ होता है जो कि मतलब गुस्से का वजह होता है। अगर कोई गुस्सा करता है तो उसके पीछे इसकी रीज़न या ट्रिगर जो है वो खौफ है। और खौफ के पीछे क्या है, वो खौफ क्यों आता है, वो इनकैपेसिटी की वजह से आता है। मतलब हमारे अंदर कोई कमी होती है, जो हमारी कमज़ोरी होती है, इनकैपेसिटी होती है, उसकी वजह से खौफ आता है और खौफ की वजह से गुस्सा आता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर फ़र्ज़ करें आप गाड़ी में जा रहे हैं और आपको ऑफ़िस की देर हो रही है और इधर ट्रैफिक जैम हो जाए तो यकीनन आपको गुस्सा आएगा। आप हॉर्न बजाएंगे और अपने साथ कुछ अल्फाज भी अदा करेंगे और हर किसी पे मतलब विंडो में सर निकाल के कुछ ना कुछ आप कहना चाहेंगे और गुस्सा करने की कोशिश करेंगे या गुस्सा होंगे। तो इसकी वजह अगर आप सोचें तो इसके पीछे एक खौफ है। वो खौफ यही है कि अगर आप देर से ऑफिस पहुँच गए तो आपका जो बॉस है वो क्या कहेगा, उसका सामना कैसे करेंगे, यही एक खौफ है। लेकिन इनके पीछे एक इनकैपेसिटी भी होती है कि इस एग्ज़ाम्पल में टाइम मैनेजमेंट का हमने अगर ख्याल नहीं रखा और मतलब हमने फिक्स टाइम रखा है और टाइम में कुछ मतलब गड़बड़ आ जाए, कोई इस तरह का वाक़या पेश आए कि ट्रैफिक जाम हो जाए या कोई टायर पंचर हो जाए, तो फिर हमें यकीनन गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारी कमज़ोरी की वजह से जो है ना हमें फेयर हो रहा है, खौफ आ रहा है और खौफ की वजह से हमें गुस्सा आ रहा है। साइकोलॉजी में गुस्से को सेकंड इमोशन कहते हैं, सेकंड हैंड इमोशन। इसकी वजह यही है कि बज़ाते ख़ुद ये मतलब एक काज नहीं है, बल्कि ये इफ़ेक्ट है, ये वजह नहीं है, ये असर है। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्टली हम गुस्से के साथ डील करते हैं तो
इसको कंट्रोल करते हैं, या हम किसी से कह दें कि यार गुस्सा ना करो, गुस्सा मत हो, तो क्या उसका असर कोई होगा? मेरे ख़्याल में कुछ असर नहीं होगा, इस तरह नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरे साथ ये पेन है, इस पे लाइट पड़ता है तो इसका जितना साया आता है, अगर मैं कोशिश करूं कि इस साए को मैं मुख्तसर कर दूं, छोटा कर दूं, आप तसव्वुर कर ले कि इसका जो साया है इस पेन का वो गुस्सा है, अगर मैं साए को काटने की कोशिश करूंगा तो मेरे ख़्याल में ये नामुमकिन है, क्योंकि साए की वजह जो है वो ये पेन है। अगर पेन का जो है इसकी जो लेंथ है वो कम की जाए तो साए की लेंथ कम होगी। इसी तरह गुस्सा बज़ाते खुद जो है ना वो काज नहीं है, वो इफ़ेक्ट है, और ये इसका काज मालूम किया जाए और काज को कंट्रोल किया जाए तो ये इफ़ेक्ट बज़ाते खुद ये कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, एंगर जो होता है गुस्सा, ये इंटरनल होता है हमारी अपनी तरफ से। इसका जो काज है ना वो बैरूनी होता है, मतलब जो हमें गुस्सा आ रहा होता है उसका जो मेन रीज़न होता है वो बाहर की तरफ से होता है, और गुस्सा इंटरनल होता है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर की तरफ इसका ट्रिगर है, ट्रिगर जो इसकी काज होता है, और ये गुस्सा अंदरूनी है। अगर गुस्सा कंट्रोल करना है तो बैरूनी ट्रिगर को कंट्रोल करना होगा, और हमारी जब फिर ख़त्म होगी, खौफ ख़त्म होगी, तो ये गुस्सा कम होगा। लेकिन खौफ तब कम होगी जब हमारी इनकैपेसिटी या हमारी नाअहलियत जो है वो कम से कम हो, और नाअहलियत तो कई सूरतों में हो सकती है कि अगर हम में हालात कंट्रोल करने की ताकत हो तो खौफ कम रहेगी, और जब खौफ कम रहेगी तो गुस्सा भी बहुत कम रहेगा। अच्छा, अगर इमोशंस हद से ज़्यादा मतलब बढ़ जाए ना, कोई भी इमोशन हो, वो मतलब खुशी का हो, गम का हो, कोई भी इमोशन हो, मुख्तलिफ़ इमोशंस है। साइकोलॉजी में नेरोटिसिज्म भी कहते हैं, मसलन एंजाइटी है, फियर है, और डिप्रेस मूड है, जो भी है, ये अगर हद से बढ़ जाए ना तो ये गुस्से का सबब बनता है। खुशी भी इसमें शामिल है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको मतलब आपके साथ गपशप लगाए, या आपको मतलब दोस्तों के साथ हैं, आपको कोई तंग करना चाहिए, एक दफ़ा आप बर्दाश्त कर लेंगे, हंसेंगे, मजाक में उसको आप समझेंगे कि ये मजाक कर रहा है। अगर दोबारा करे, तीसरी बार करे, आखिर फिर ज़रूरी ये है कि आपको गुस्सा आएगा कि यार बस करो ना, कितनी दफ़ा इस तरह करोगे। आपने सुना होगा बचपन में कि ज़्यादा मत हंसो वरना रोना आएगा। तो यही वो एक्सट्रीम है, जब कोई भी इमोशन अपनी हद को पहुंच जाए तो फिर उसके बाद गुस्सा शुरू हो जाता है। गुस्से का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो हम ये ढूंढते हैं कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं या रवाना हो जाए, या पानी है अगर तो पानी पी ले। लेकिन ये इसका इलाज हरगिज़ नहीं है। इसका इलाज वही है जिस चीज़ की वजह से मतलब पैदा हो रही है उसको कंट्रोल करना गुस्से को कंट्रोल करने के बराबर है। तो सबसे पहले उसी पे ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है, वो खौफ क्या है, और उस खौफ के पीछे जो है ना नाअहली क्या है या नाअहलियत क्या है। अच्छा, अगर एक ही किस्म का ट्रिगर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ अगर पेश आ जाए ना, मिसाल के तौर पर अगर हम 5-6 अफराद ले लें एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और एक को तंग करे या कोई मतलब ऐसे अल्फाज बोले जिससे कोई गुस्सा आ रहा हो, तो उसका रिएक्शन अगर हम नोट करें, फिर दूसरे का उसका रिएक्शन नोट करें, फिर तीसरे का, इस तरह 5-6 जितने भी अफराद हैं उनका अगर हम रिएक्शन नोट करें तो डेफिनेटली उसमें फ़र्क होगा। तो फ़र्क किस वजह से है? यही एक किस्म के अल्फाज अगर किसी को तंग करने के लिए एक को बोला जाए तो उसका रिएक्शन दूसरे के रिएक्शन से तब्दील अलग है, वो तीसरे का अलग है। तो ये तब्दीली क्यों है इसमें? हर एक का रिएक्शन एक ही किस्म के अल्फाज से क्यों अलग है? असल में बात यह है कि अगर एक शख्स से मिसाल के तौर पर ये एक शख्स से इधर खड़ा है तो इसके कुछ फासले पे इधर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है या एक बॉर्डर लाइन है
जिससे अगर आप उसको क्रॉस करें तो इसको गुस्सा आ जाता है। मतलब आपने सुना होगा कि लोग अक्सर इस तरह एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप हद से निकल रहे हैं, आप हद से गुज़र गए हैं। तो ये हद क्या होता है? असल में अगर ये एक इंसान है तो इसने अपने लिए जहन में एक लकीर खींची होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड लकीर कहते हैं या जो हद कहते हैं। अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो इसको गुस्सा आएगा। तो अगर हम एक किस्म के अल्फाज मुख्तलिफ अफराद से वो उसको तंग करने के लिए बोले, कोई गलत अल्फाज, नेगेटिव अल्फाज खुदा न खास्ता, तो उनका रिएक्शन अलग हो सकता है। और वजह ये है कि हर शख्स का जो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो उन्होंने बर्दाश्त की लकीर खींची है, वो हर एक की अलग है। किसी ने इतने साथ वो लकीर लगाई होती है, थोड़ी सी बात पे वो गुस्सा हो जाता है, किसी का इधर होता है, किसी का इधर, किसी का और भी दूर। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि ये जो थ्रेशोल्ड लाइन है, हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे आगे बर्दाश्त के ज़रिए थोड़ा सा आगे करें। तो जब भी गुस्से वाली बात आएगी, तो अगर ये थ्रेशोल्ड लाइन बहुत ज़्यादा आगे है तो ये गुस्से की लाइन तक पहुंचने में बहुत देर लगाएंगे, फिर क्योंकि वो थ्रेशोल्ड लाइन बहुत दूर होगा। तो जब जितना ये देर लगाएंगे तो इतनी जो है, इसका मतलब है हमें टॉलरेंस ज़्यादा है। तो टॉलरेंस ज़्यादा करने के लिए हमें चाहिए कि जो बॉर्डर लाइन है गुस्से की, जिसके बाद गुस्सा शुरू होता है, हम उसको जितना भी ज़्यादा फासला हो सके हम उसको ज़्यादा फासले पे रखें। एंगर मैनेजमेंट में अगर हम सोच लें कि किन वजूहात की वजह से ये गुस्सा आ रहा होता है, तो साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सी वजूहात बयान की हैं। हमारे जो बचपन जिस तरह गुजरा हुआ होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारी पर्सनालिटी पर होता है। अच्छा, बचपन किस तरह गुजरा है? तो नंबर एक वो है, इस किस्म के बच्चे जो पोलर हैं, मतलब पोलर में ये कोई एक नॉर्थ पोल पे, एक साउथ पोल पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। दोनों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक वो बच्चा जो इसकी तरबियत के दौरान उनसे कहा गया हो कि ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए, तुम बहुत वैल्यूड हो, तुम्हारी कोई बात भी नहीं टाली जाए। और प्रैक्टिकली इस तरह होता भी है कि उनकी कोई बात नहीं टाली जाती। वो मुँह से जो कुछ भी निकालता है वही हाजिर होता है। अगर वो कहे कि मेरे लिए मतलब साइकिल, बाइक, मोबाइल, जो कुछ मुझे यहाँ ले जाना है, ये खाना है, तो सब कुछ हाजिर होता है हरदम। उसकी कोई भी बात नहीं टाली जाती। वो अपनी ज़िंदगी में कभी नो या कोई चीज़ नहीं है, यानी नफ़ी वाला लफ्ज़ उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना होता। जब वो बड़ा हो जाता है तो वही तवक्को, घर वाली तरबियत वाली तवक्कुआत अपने आप इसमें बहुत से भी करता है। अच्छा, बाज़ार में जो लोगों से इंटरेक्शन होता है, दुकानदार से वगैरह से, तो उनसे भी वही तवक्को रखता है कि ये भी मेरे लिए वही सिचुएशन होगा, ना नहीं होगा, कोई मनफी अल्फाज नहीं होंगे। लेकिन असल में इस तरह होता नहीं है, क्योंकि ना वो इनकी माँ होती है, ना उनका ये वालिद होता है। तो वो तो अपने मतलब अपने अंदाज से लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो जब ये सिचुएशन, ना वाली सिचुएशन इसके सामने आ जाती है, तो इनको डेफिनेटली गुस्सा आ जाता है। इसके बरखिलाफ, अगेंस्ट, एक वो बच्चे होते हैं जो कि दूसरे पोल पे होते हैं, जो एक दूसरे से मुखालिफ होते हैं। वो बच्चे जिनकी बचपन में कोई भी उनकी बात ना सुनी गई हो, कभी उनको तवज्जो ही नहीं दी गई हो, हर एक बात उनकी टाली गई हो, हमेशा उन्होंने ना ही सुना हो, नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं जाओगे, नहीं खेलना, ये नहीं देंगे। तो नई 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 वाले अल्फाज उनके जहन में जब वो उसके साथ उसकी जो तरबियत हो जाती है वो बढ़ जाता है। तो इस किस्म के लोग जो हमेशा ना सुन के आए हैं और पोल के दूसरे तरफ हैं पहले बयानशुदा बच्चे की निस्बत, तो उन बच्चों में भी गुस्से की बहुत ज़्यादा आदत होती है अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो बचपन में बच्चों से कहते हैं कि आपने हाथ नहीं लगाना, बिस्तर ठीक नहीं करना, मैंने करना है आपके लिए, अपने शूज़ पॉलिश नहीं करना, नहीं नहीं आप हाथ मत लगाओ, हाथ गंदे हो जाएंगे, मैं कर लेता हूँ। तो जब बड़ा हो जाए तो यही आदत उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुके होते हैं
और वो हॉस्टल में या किसी और जगह में कोई पब्लिक प्लेस में वही तवक्कुआत दूसरे लोगों से रखते हैं जो कि वो पूरी नहीं होती, तो उनको गुस्सा आ जाता है। दूसरी किस्म, ये तो हो गई चाइल्डहुड और उसके साथ रिलेटेड चीज़ें जिससे गुस्सा आते हैं। दूसरी किस्म पॉजेसिवनेस है। पॉजेसिवनेस, बाज़ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यही होता है कि हर चीज़ में वो मैं, मेरा, और ये इस किस्म के अल्फाज उनके जहन में पक गए होते हैं। ये हाथ, इस पेन को हाथ क्यों लगाया, ये मेरा है। घड़ी को हाथ क्यों लगाया, मेरा है। मेरे मोबाइल को क्यों टच किया, मेरे शूज़ को क्यों टच किया, ये तो मेरे हैं, मेरा मेरा मेरा, बस यही उनके जहन में होता है। तो पोजेसिवन, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड है, ये मेरी पेन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है। तो कोई भी अगर कोई गलती से भी उनको उनकी चीज़ों के साथ टच हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेता है। तो एक पोजेसिवनेस इसको कहते हैं कि हर चीज़ वो अपना जो समझता है, अपने आप को अटैच किया होता है, कि वो फिर किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता और गुस्से में आ जाता है। तीसरी जो रीज़न है वो है रिजिडिटी। माशरे में आपने बहुत से लोग इस तरह देखे होंगे कि आप अगर उनके साथ बहस करें ना, उनको लॉजिक पेश करें, आप जो भी करें, लेकिन आप उनको माइल नहीं कर सकते। वो किसी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होता। उनके जहन में क्या होता है, उनके जहन में यही होता है कि आई एम राइट ऑलवेज, मैं हमेशा ठीक हूँ। मेरा जहन, मेरा मौक़िफ़, मेरी जो मतलब चीज़ जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ठीक है, और दूसरे लोग जो है ना वो गलत हो सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं। जब जहन में ये चीज़ आ जाती है कि मैं हमेशा ठीक हूँ और गलत दूसरा हो सकता है, तो इसको रिजिडिटी कहते हैं। और बहुत सारे लोगों में ये रिजिडिटी होती है। अगर आप उनके साथ बहस करें या कन्विंस करने की कोशिश करें, या उनको सही हालात से आगाह करने की कोशिश करें, तो वो कभी नहीं सुनते और अगेंस्ट इसके वो गुस्सा होने लगते हैं, वो गाली देना शुरू कर देते हैं। समझते ही नहीं है कि दूसरा भी जो है ना कोई चीज़ रास्ता हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक जगह है, अगर कोई किसी रास्ते से गया है और वो रेजड है, तो अगर आप दूसरा रास्ता बताएंगे कि ये वाली रोड भी उस तरफ गई है, तो वो कभी नहीं मानेगा कि नहीं, वो कहेगा बस यही रोड है, यही जाता है वहाँ। तो इसका यही मतलब है कि वो किसी दूसरों की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता और न मानने की, और हमेशा अपना माइंड ही उनको ठीक नज़र आता है, बाकी सब लोग उनको गलत नज़र आते हैं। तो इसको कहते हैं रिजिडिटी। फोर्थ नंबर पे है जेलसी, नेगेटिव अप्रोच। अच्छा, जेलसी क्या है? हम अक्सर कहते हैं ना रश्क, हमें उस पर रश्क आता है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि मैं उसके साथ जेलस हो रहा हूँ, मुझे उस पर हसद आ रही है। तो हसद में और रश्क में फ़र्क क्या है? असल में अगर ये मेरे पास दो पेन है, अच्छा ये पेन अगर इसे थोड़ा सा लंबा है और ये छोटा है, अगर ये वाला जहन में सोचे कि मुझे इससे ज़्यादा बढ़ना है, तो इंसानों में इस तरह अगर हो, तो अगर ये बढ़ना चाहे तो इसका एक तरीका तो ये है कि ये पेन लंबा हो जाए और इससे आगे आगे जाए। जब इस तरह हो, इस पे कोई इसका असर नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना बढ़ाया है कि ये छोटा बन गया है इसके सामने, तो इसको हम रश कहते हैं। ये चीज़ ठीक है, ये नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं कि दूसरों से मैं ज़्यादा ऊंचा नज़र आऊं, मेरा मकाम ज़्यादा ऊंचा हो और मैं सारे लोगों में मुनफरिद रहूं, तो ये ठीक है, ये सोच कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन जेलसी इसके अगेंस्ट है। अगर ये इनसे छोटा है और ये कह दें कि मैं तो इनसे छोटा हूँ, मिसाल के तौर पे इतना छोटा है, तो अपने आप को बढ़ाने की बजाय अगर ये इनको इस तरह करे और इन पे हमला करे, नेगेटिव अटैक करे, और इसका कुछ हिस्सा मतलब इनकी शोहरत है उसको कोई उस पर हलन डाले या उसके ख़िलाफ़ कोई इस तरह प्रोपेगेंडा फैलाए, कोई और चीज़ करे, इसके जान और माल का जो है ना उसको कोई नुकसान पहुंचाए और उसकी वजह से उसको डाउन करने की कोशिश करे,
तो ये तो नहीं बढ़ जाता, ये अपनी जगह रहता है, लेकिन ये छोटा हो जाता है। तो इस किस्म की चीज़ को हम जेलसी कहते हैं। तो जेलसी जो है ये हराम भी है और ये गलत चीज़ भी है। तो जेलसी की वजह से जिस बंदे को जेलसी होती है तो उनको गुस्सा भी आ रहा होता है और ये दिल में कहता है, आसान सी बात मैं कह दूं, दिल में वो कहता है कि दूसरों की जो कामयाबी है ये मेरी नाकामी का सबब है, अगर ये कामयाब ना होते तो मैं क्यों नाकाम होता। लेकिन ये टोटली गलत बात है। किसी की कामयाबी किसी दूसरे की नाकामी का सबब नहीं बनता। अलबत्ता अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप उनसे ज़्यादा मेहनत करें, उनसे ज़्यादा डबल कोशिश करें तो ज़रूर आप होंगे। लेकिन दूसरों की कामयाबी में अपनी नाकामी देखना जो है ना, ये गलत बात है और इसको जेलसी कहते हैं। इसके अलावा जो रीज़न लिटरेचर में बयान किए गए हैं गुस्से की, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जिस पे हमने ऑलरेडी रोशनी डाली है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ये बहुत ज़्यादा अहम है गुस्से में या एंगर में। या रेफ्रेस ट्रॉमा जो है मतलब कोई नेगेटिव सोचता है, अपने ज़हनी तौर पर कोई उनको बीमारी है या जिस्मानी तौर पर बीमारी है और उसकी वजह से वो तंग है, नेगेटिव सोचता है, तो ऐसे शख्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। या किसी के पास अनरिजॉल्व ग्रीव्स हैं, कोई इस तरह के उनकी परेशानी है, गम है जो हल नहीं हो रही, तो उनकी वजह से भी उनको गुस्सा आएगा। और आपने सुना होगा बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं लिटरेचर में, गूगल पे अगर आप सर्च करें तो आपको मिलेंगे जो बीमारी से तंग आके वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो यही बीमारी जिसकी वजह से वो तंग आके ख़ुदकुशी कर लेते हैं, ये अनरिजॉल्व ग्रीफ हैं। और ये ख़ुदकुशी से जाने से पहले वो उनको गुस्सा आ रहा होता है। तो अनरिजॉल्व ग्रीफ्स जो है ना, उनकी वजह से गुस्सा आ जाता है और खुदा न खास्ता आगे जाके और एक्सट्रीम हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, अगर आप पे काम बहुत ज़्यादा है, आपको आपके डायमेंशन मल्टी हैं, इधर भी जाना है, इधर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो ये स्ट्रेस की जो है ना वो रीज़न बनेगा। और जब स्ट्रेस आ जाए तो गुस्सा भी आ जाता है। कोई आपसे बात भी करे, आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ ले, कोई एड्रेस भी पूछ ले, तो आपको गुस्सा आएगा कि आप देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना बिज़ी हूँ। तो आप अपना भड़ास और गुस्सा उस पर निकालेंगे। पांचवा रीज़न वो एडिक्शन का हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई नशे का आदी है, एडिक्ट है, शराब पीता है या कोई चरस पीता है या कोई और नशा करता है और वो उसको उसी वक्त मिला ना हो तो उसको एंगरनेस या गुस्सा जो है ना वो उसको होता है और गुस्से की वजह यही एडिक्शन होती है। साइकोलॉजी में न्यूरोटिसिज्म एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन न्यूरोटिसिज्म के अंदर बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि गुस्से का जो है ना सबब बनते हैं। एंजाइटी उसमें एक चीज़ है, फेयर जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि गुस्से की असल वजह खौफ है और खौफ की असल वजह वो हमारी जो है ना इनकेपेबिलिटी है या हमारी नाअहलियत है। इसके अलावा वरी है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी ऑलरेडी हमने डिस्कस की, गिल्ट है, अगर आपको गिल्ट आ जाए तो भी गुस्सा आएगा। मतलब कोई साइकिल पे जा रहा हो और भीड़ के दरमियान वो गिर जाए और इधर उधर देख के सारे लोग अगर हंस रहे हो तो या किसी को हंसी आ रही हो तो गिल्ट की वजह से वो गुस्सा होगा और किसी न किसी से वो लड़ पड़ेगा। तो गिल्ट की वजह से भी हमें गुस्सा आ रहा होता है। इसके अलावा डिप्रेस मूड जिसका होता है ना, मूड पे असर होता है, तो डिप्रेशन की वजह से गुस्सा आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रीज़न है लिटरेचर से मैंने वो उनको ढूंढ के वो लिख के हैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई कह दे माई राइट्स आर सुपेरियर देन अदर, मेरे हकूक़ ज़्यादा हैं, मतलब अगर ये समझे कि मैं किसी से सुपेरियर हूँ, मेरा नंबर पहला आना चाहिए, टिकट के लिए मैं क्यों इंतज़ार करूँ, लाइन में लगा रहूँ, एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ या कोई बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या कोई ट्रेन के लिए कर रहा हूँ, लोग कतार में खड़े हैं, तो अपने आप को सुपेरियर समझना
और उसपन की वजह से आगे जाना और उसकी वजह से गुस्सा करना, यानी हर उस चीज़ को जो आप उसका हक नहीं है और वो अपना हक समझता है, तो यही भी गुस्से वाली सिचुएशन बन सकती है और उसको गुस्सा आ रहा होता है। अच्छा, एक्सटर्नल बिहेवियर, अक्सर लोग आपने सुना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा नेक आदमी हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ और मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन इन लोगों की रवैये की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इन लोगों के रवैयों की वजह से इस तरह हूँ। तो ऐसा शख्स हमेशा जो है ना, वो कमज़ोरी और नाकामी, नेगेटिविटी दूसरे लोगों में ढूंढता रहता है, लेकिन अपने अंदर नहीं जानता। तो असल में गुस्सा जो है ना, उसको आ रहा होता है, उसका जो है अंदरूनी काम होता है, उसका ट्रिगर कोई होता है, लेकिन वो सारा मलबा किसी और पे डाल देता है। तीसरी चीज़ जो है ना, वो डिफरेंट परसेप्शंस है। डिफरेंट परसेप्शंस, बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को नॉर्मल सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल सी बात है। मिसाल के तौर पर अगर पार्क में लोग मतलब चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं और कोई एक दूसरे पे पानी फेंक के जस्ट मजाक के लिए, तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग दें जो मजाक में लेते हैं, वो भी हंस लेते हैं, दूसरे भी हंस लेते हैं। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो गुस्सा हो जाता है और फिर ये पानी फेंकने वाले को छोड़ता नहीं है, उसके साथ हाथापाई तक हो जाता है। तो परसेप्शन जो होता है वो हर शख्स का अलग होता है, और ये परसेप्शन ये वही है जो मैंने आपको मिसाल दी कि ये जो थ्रेशोल्ड लाइन है, जो गुस्से की लकीर है, वो किसी का इतना क्लोज होता है, कितना किसी का इतना दूर। अगर इतना दूर हो तो अगर आप पार्क में मजाक के दौरान किसी पे पानी फेंक दे, तो अगर गुस्से वाली लाइन यानी थ्रेशोल्ड लाइन अगर दूर हो तो गुस्सा नहीं होगा, लेकिन किसी का इतना करीब होता है, मामूली सी बात पे हुई उसको गुस्सा आ जाता है। बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो जब कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है। कोई कन्फ्यूजन आ जाती है तो बजाय इसके कि वो उस कन्फ्यूजन को हल करें, मिसाल के तौर पर कोई जा रहा है और उसका कोई मतलब काम है और अचानक उसकी गाड़ी की जो है ना वो टायर पंचर हो गई, तो वो मतलब गाड़ी से उतर के ना वो टायर को लात मारनी शुरू कर देता है। तो टायर तो समझता ही नहीं ये कि मुझे कोई लात मार रहा है, या उनका क्या, उनको वो तो कोई इंसान तो नहीं, उनमें कोई एहसास हो, कोई सोच हो, लेकिन ये इनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो टॉलरेंस नहीं कर सकता किसी कन्फ्यूजन के साथ और किसी हालात के साथ, वो बैलेंस नहीं रह सकता। अच्छा, ऐसा शख्स जो गुस्सा होता है वो हमेशा दूसरे लोगों पे ब्लेम लगाता है और हमेशा ज़िम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराता है। आखिरी और ज़रूरी चीज़ जो है वो है ईगो। हमारे अंदर जो ईगो है ना, मतलब मैं सोचूंगा किसी को ख़ानदान की ईगो होती है कि मैं तो मतलब मलक हूँ, मैं तो नवाब हूँ, मैं तो वडेरा हूँ, मैं तो खान हूँ, मैं पठान हूँ या कोई और। तो इस तरह की जो ईगो एक मामूली सी बात है, वो उसको उसके सामने इतना सा बहुत ज़्यादा जॉइंट बना के ना बढ़ा सकता है और उनको गुस्सा आने की वो सबब बन सकता है। तो ईगो अगर ज़्यादा हो जाए, अगर ईगो किसी को हो, ईगो का मसला हो, तो ज़्यादा अंदेशा है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ एडोफिल में आने का और वीडियो देखने का। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।